ओके जी, सिर्फ मुझे इतना बताया, सबको स्क्रीन नजर आ रही है अपने अपने मोबाइल पे? ठीक है जी। अनुष, हमने चैप्टर 1 और 2 मैंने कहा था पूरे कर लिए हुए हैं। आपके जो प्रॉब्लम नंबर 5 तक सेकेंड चैप्टर की जो आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, वो यूट्यूब पे हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं सब क्वेश्चंस की, प्रॉब्लम नंबर 2 से लेके 5 तक, यानी 4 प्रॉब्लम्स की। आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 हमने क्लास में कर ली थी, इसलिए वो मैंने दोबारा नहीं करवाई। आपने वो चैप्टर खुद कंप्लीट करना है, और अगर लेक्चर्स को देख के कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बाद में सेपरेटली पूछ लेना, मतलब व्हाट्सएप पे पूछ लेना या ग्रुप में पूछ लेना, बाकी सब आपकी हेल्प कर देंगे। आज हमने स्टार्ट किया हुआ, बल्कि हमने सैटरडे का स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 3 की हमने डेफिनेशन एक दफ़ा डिस्कस कर ली हैं, जो आपकी बुक की बैक साइड पे होती हैं। आज हम इसको प्रॉपरली शुरू करने लगे थे, लेकिन मुझे आपकी वजह से ये दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है। हमने पढ़ा था जी, चैप्टर का नाम है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम आपके जो जिन दुकानों पे आम होते हैं, हमारे सोल ट्रेडर या वाहिद मलकियती कारोबार वाले छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, आपके रिटेलर्स हो गए, जनरल स्टोर्स वाले हो गए, यानी जिनके ओनरशिप एक बंदे के पास होती है, उन्हें किसी को हिसाब किताब नहीं देना होता और कुछ नहीं करना होता, वो लोग फॉलो करते हैं आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन में उसने कहा था जी, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपकी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन, यानी जो आपका डेली रूटीन में लेन देन हो रहा है, उसके दोनों इफेक्ट्स की बजाय, यानी एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है, वो दोनों चीजें रिकॉर्ड करने की बजाय या दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने की बजाय कोई एक इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेता है, कभी कभी उसका दिल करे तो वो दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर लेता है, और कभी कभी तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन या उस लेन देन को रिकॉर्ड ही नहीं करता। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी जी, आप अपने मोहल्ले की दुकान पर जाएं तो कभी भी उसका प्रॉपर रजिस्टर नहीं होगा, उसका सिर्फ एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर उसने वो अकाउंट्स या खाते लिखे होते हैं। उसमें जब हम नॉर्मली अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने की थी, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते थे। सपोज चीज़ें बेचने के भी आपके दो इफेक्ट्स थे, हम कहते थे जी एक तरफ से मेरे पास से चीज़ें जा रही हैं और दूसरी तरफ मेरे पास कैश आ रहा है। आपका जो नॉर्मल शॉपकीपर है सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने वाला, वो समटाइम्स क्या करता है जी, नकद यानी जब कैश में चीज़ें ली होंगी तो वो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करता, कहता है जी चीज़ें चलेंगी, पैसे आ गए, मुझे रिकॉर्ड करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया वो वाला एस्पेक्ट है जी, पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरा केस कब होता है जी, जब वो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में से सिर्फ एक इफेक्ट को रिकॉर्ड करता है। वो तब करता है जब उसने उधार पे चीज़ें बेची होती हैं या उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं। अब वो चीज़ें आने या जाने की एंट्री नहीं डालेगा, उसने अपने रजिस्टर में सिर्फ नाम लिखे होते हैं, शफीक ने इतने मेरे पैसे देने हैं, रफीक ने मेरे इतना उधार देना है। दूसरी तरफ उसने उन लोगों का भी नाम लिखा होगा जिसके पैसे उसने देने हैं, यानी उसके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट उसने मेंटेन किए होंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है डिटेल से डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो हम अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करेगी। तो डबल एंट्री कहता है जी, ये डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग कहती है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने उस ट्रांजैक्शन के या हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट्स, यानी जिस तरह मैंने बोला सेल्स की या परचेजेस की ट्रांजैक्शन है, एक तरफ चीज़ें आ रही होंगी, दूसरी तरफ कैश जा रहा होगा, या वाइस वर्सा, मतलब इसके उल्ट होगा कि जी कैश आ रहा है और चीज़ें जा रही हैं, या चीज़ें आ रही हैं और कैश जा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या दिया, वन चेंज इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। वो जो दो इफेक्ट्स होंगे उनमें से एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, और अमाउंट भी उनकी सेम होनी चाहिए। मैंने कहा दोबारा कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या बला है, जो हर चीज में वो कहता है जी वन चेंज इज इफेक्ट, वन इफेक्ट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। उसके बाद मैं थी जी अकाउंटिंग साइकिल पे, यहाँ तक डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से बता दे मुझे। नो मैम, अनुष क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे है जी आपकी अकाउंटिंग साइकिल। मैं ये बता रही थी कि जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी आपकी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वो जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे जी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये अकाउंटिंग साइकिल उन्हीं 4 स्टेप से है, और इस स्टेप में आपने ये नाम लिखने की बजाय कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग की बजाय हमने उन बुक्स के या उन रजिस्टर्स के नाम लिख देने हैं जिसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, क्लासीफाई करनी है, समराइज करनी है और फिर उनकी इंटरप्रेटिंग करनी है।
अगर आपको पेपर में मैंने दोबारा कहा कि वो क्वेश्चन देता है कि जी डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल या डायग्राम बनाए अकाउंटिंग साइकिल की, क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका आंसर सिर्फ ये एक लाइन होनी चाहिए जी, जो मैंने यहाँ पे ये वाली ऊपर लिखी हुई है ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करके। ठीक है, ये 5 स्टेप्स आपने उसमें लिख देने हैं। कोई माइकल और आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती अकाउंटिंग साइकिल की। इस साइकिल जो नाम ही उसका साइकिल है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें लिख देनी है। अब जर्नल के नीचे मैंने रिकॉर्डिंग लिखा था जो कहता है जी ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो किस रजिस्टर या किस अकाउंट में जाएगी, आपके जर्नल में। जब वहां पे रिकॉर्ड करने के बाद जब क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग की बारी आनी है, तो वो कहाँ जाएगी, आपके लेजर्स में। लेजर्स के बाद समराइज होने के लिए वो चली जाएगी ट्रायल बैलेंस में, और लास्ट में जब आपने उसको इंटरप्रेट करना है तो वो फाइनल अकाउंट्स में जाके करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंटिंग साइकिल याद रखनी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इन 5 चीजों में से कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकती कि पहले लेजर आ जाए या पहले ट्रायल बैलेंस आ जाए। आपने इनकी तरतीब याद रखनी है, क्योंकि अकाउंटिंग में पहले रिकॉर्ड होंगी, क्लासिफाई होंगी, फिर समराइज और लास्ट पे इंटरप्रेट होनी है। ये होंगे 5, यही मैं बार बार कह रही हूँ। इनको आगे पीछे नहीं करना कि लेजर पहले लिख दें, चीजें 5 पूरी होनी चाहिए, नहीं, इनकी तरतीब भी यही रहनी चाहिए जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम अकाउंटिंग साइकिल तक? नो मैम। बाकी सब नो मिस। चलें जी, गुड। मिस अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर वाली डेफिनेशन किसकी है? बेटा वो डबल एंट्री सिस्टम की है, जो हमने उस दिन भी पढ़ी थी। आप थी सैटरडे के लेक्चर में? नहीं थी। नहीं थी, हाँ। ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन है, बुक में भी दी होगी बैक साइड पे। मैंने सिर्फ आपको डबल एंट्री सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा यहाँ लिखी थी, तो बुक से भी देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कह लीजिए डेफिनेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट की डेफिनेशन भी हमने उस दिन पढ़ी थी। यहाँ मैंने आप एक्सप्लेन किया है उसको अकाउंट बना के कि व्हाट इज एन अकाउंट, और इसी से आपको समझ आ जाएगी कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। उसने कहा था जी अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, अ लायबिलिटी, एन इनकम एंड एन एक्सपेंस और कैपिटल। यानी आपके 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स को जब हम अलग-अलग लिखते हैं, यानी अगर कैश है, सॉरी एसेट है, तो एसेट्स में भी आगे बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। कैश आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, बिल्डिंग का अलग अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट हमने कहा था जी किसी भी चीज़ की अपनी आइडेंटिटी है, और उसके लिए मैंने एग्जांपल दी थी जी बैंक अकाउंट की, कि जब भी बैंक में अकाउंट ओपन होता है, आपको आपका एक नंबर, स्पेसिफाइड अकाउंट नंबर मिलता है, और आपका जो नेम है वो प्रॉपरली मेंशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक में आपकी आइडेंटिटी वो अकाउंट है। इसी तरह अकाउंटिंग में कैश का जो मतलब अकाउंट होगा, वो कैश की पहचान है कि ये एसेट तो है, लेकिन ये एक अलहदा नाम से है कि ये हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज में कैश है। दूसरी तरफ बिल्डिंग का अलहदा अकाउंट बना होगा, फिर जितनी भी चेंजेस आएंगी ना उस कैश में या बिल्डिंग में, बिल्डिंग बेचेंगे, नई खरीदेंगे, उसको रेनोवेट कराएंगे, वो सब चेंजेस सिर्फ उसके अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी, बाकियों को नहीं छेड़ा जाएगा। जिस तरह बैंक में मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे नाम पे है, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है। इसी तरह आपकी अकाउंटिंग में भी जब आपने हर एसेट का, एक्सपेंस का, इनकम का, ये लायबिलिटी का अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस अकाउंट में जो चेंज आएगा वो सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा। यानी अगर कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो मैं कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी, बाकी बिल्डिंग को, रेवेन्यू को, किसी भी चीज को छेड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ एक फॉर्मेट बना हुआ है जी नीचे कैश अकाउंट का, यानी ये अकाउंट हो सकता है किसी भी चीज का हो सकता है। मैंने एग्जांपल दी है जी कैश अकाउंट की, ऊपर कोई भी और हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, ये बिल्डिंग भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, कोई एक्सपेंस भी हो सकता है। इसकी जो लेफ्ट साइड है जी उसके ऊपर लिखा हुआ है ये DR छोटा सा, ये डेबिट को कहते हैं जी आपका DR। अब ये मत पूछिएगा कि डेबिट को DE की बजाय DR से क्यों मेंशन किया जाता है, आपके अकाउंटिंग के रूल्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता।
सो लेफ्ट साइड जो है उसको डेबिट साइड कहा जाता है, राइट साइड जो है उसको क्रेडिट साइड कहा जाता है। अपने हाथ याद रखे, आपका जो राइट साइड होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमेशा अकाउंट की डेबिट साइड कहलाएगा। जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए डेबिट एंड क्रेडिट की कि व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसका आंसर बहुत सिंपल होता है। डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। ठीक है जी, आज के लिए जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों को घर के लिए होमवर्क भी है जी, वो आपने यहीं से चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे कुछ कर लें, अदरवाइज मैं आप लोगों को भेज दूंगी। लेकिन आप लोगों ने ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है याद करने हैं 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। अब हमने देखना है जी कि कौन सा अकाउंट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। यानी जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमने कहा कि एक तो इफेक्ट उसका डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। तो इधर सबसे पहले मैंने लिखे हुए हैं जी हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपके हमने पढ़े हुए हैं, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज। यहाँ इफेक्ट्स है जी कि वो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। ठीक है, एसेट्स डेबिट कब होंगे जी? जब एसेट इंक्रीज होगा या आपके पास कोई भी एसेट्स आ रहे होंगे मजीद। यानी कि एसेट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका कैश आपका एसेट है, जब आपके पास मजीद कैश आ रहा होगा कहीं से तो आप उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसी तरह जब आपके पास से कैश जा रहा होगा, कोई एसेट सेल आउट कर रहे होंगे, कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे या उस एसेट की क्रेडिट साइड पे हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंसेस का भी सेम ही है जी। आप एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई भी आपके बिजनेस ने जो खर्चा किया हुआ है, जब आपके खर्चे इंक्रीज कर रहे होंगे तो तब हम उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। जब वो डिक्रीज हो रहे होंगे, मतलब हमने सैलरीज डिक्रीज कर दिया जी, सैलरी नहीं दे रहे, या कोई और एक्सपेंस है जब वो कम हो जाएगा पहले से, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब आपकी एसेट्स और एक्सपेंसेस की डीलिंग एक जैसी है, दोनों जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी के जो ये 3 अकाउंट्स है ना, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, इनका इफेक्ट सेम है। मतलब ये जैसे एक हो रहा होगा वैसे दूसरा हो रहा होगा। जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एसेट्स और एक्सपेंसेस का ठीक है। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी का इन दोनों से उल्ट है। मैंने कहा दोबारा भी कि आपकी इनकम जब डिक्रीज होगी तब डेबिट होगी। यानी आपको जो सैलरी पहले पे कर रहे थे, अब जो सैलरी आपको मिल रही है, अगर तो वो नहीं मिली या मिलने वाली है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर आपके पास मजीद सैलरी आ गई है यानी उसमें इंक्रीज आया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अगर किसी वजह से डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग्स कर रहे हैं, लॉस हो गया है, कुछ हो गया है, तो वो आपका जब डिक्रीज होगा तो तब हम उससे डेबिट कर देंगे। इंक्रीज होगा किसी रीजन की वजह से, यानी मजीद कैपिटल इन्वेस्ट किया है या प्रॉफिट हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज या उधार भी आपके ऐसे सेम ही होंगे जी, जो आपने लोगों को देने हैं कि जब आप का मजीद क्रिएट हो रहा होगा ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते जा रहे हैं साथ साथ, यानी डिक्रीज हो रही हैं वो, तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और आप लोगों का काम है जी कि कल आप लोगों ने ये इफेक्ट्स पांचों अकाउंट्स के याद करके मुझे पहले सुनाने हैं। अगर जब तक आपको ये याद नहीं होते, अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को अकाउंटिंग की समझ नहीं आ सकती। कल हम ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से, और फिर उनको इवेल्युएट करेंगे कि वो डेबिट होने हैं या क्रेडिट होने हैं। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ जी, ये होमवर्क है कि आपने ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स याद करने हैं और इनके इफेक्ट्स भी याद करने हैं कि जी वो अकाउंट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। हाँ जी जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। मिस प्रॉब्लम तो नहीं है?
वो